मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट स्वेंदु जयपुरियार जयपुरियार लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर अपने वकील बंधुओं जो जूनियर हैं, जिन्होंने नई प्रैक्टिस शुरू की है, उनको प्रैक्टिस से संबंधित जानकारी देता हूं। उनकी जो क्वेरी होती है, उनके जो प्रश्न होते हैं, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। और साथ ही साथ किसी भी कॉमन मैन जो जिसको कि केस से पाला पड़ा हुआ है, कोई कहीं पर कोई फंसा हुआ है, वह यदि कोई सलाह मांगते हैं तो वह भी मैं उन लोगों को सलाह देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मेरा एक स्वेंदु जयपुरियार के नाम से लीगल एडवाइस पर एक और भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं सिविल संबंधी मामलों से संबंधित कोई क्वेरी, जो पब्लिक की क्वेरी होती है, लॉयर की नहीं, जो पब्लिक की क्वेरी होती है, उसकी मैं जानकारी देता हूँ। यहाँ जो भी सिविल संबंधी प्रॉब्लम है, जहां पर भी लगता है जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला है, उसकी जानकारी मैं देता हूँ। हालांकि वह वीडियो छोटा होता है, क्योंकि उनकी जो क्वेरी होती है उसके अनुसार हमको जवाब देना होता है। तो मित्रों, आप लोगों ने यदि अभी तक लीगल एडवाइस बाय स्वेंदु जयपुरियार का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप लोग कर लें। उससे आप लोगों को सिविल से संबंधित बहुत सारी चीजों की जानकारी, केस से संबंधित चीजों की जानकारी, उसका क्या निदान किया जाए, उससे संबंधित जानकारी आप लोगों को उपलब्ध होगी। तो मित्रों, पुनः एक बार मैं आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ईमेल मुझे अपने जूनियर वकील बंधुओं का मिल रहा है, और जो एडवोकेट फ्रेंड्स हैं उनका बहुत सारा ईमेल मिल रहा है, और ट्रिब्यूनल से संबंधित कि ट्रिब्यूनल के बारे में आप हमको जानकारी प्रदान करिए। उसमें बहुत ही स्पेसिफिक एक क्वेरी है, वो है रेरा को लेकर। रेरा की प्रैक्टिस आज की डेट में बहुत ही अच्छी है, और रेरा की प्रैक्टिस आसान भी है, ये भी काफी अच्छा है, और बड़े बड़े केसेस जो आसानी के साथ सॉल्व होते हैं, टाइम बाउंड तरीके से वो सॉल्व होते हैं। और रेरा का जो ट्रिब्यूनल है वो स्टेट कैपिटल में है, एपेलेट ट्रिब्यूनल भी स्टेट कैपिटल में है, और वहाँ वही जो ट्रिब्यूनल है वही मदर कोर्ट है, वहीं पर केस फाइल किया जाता है और वहीं पर केस की सुनवाई होती है। तो मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। मित्रों, रेरा शब्द की जो बात है और रेरा एक्ट की जो बात है, वो आया क्या है? रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 में लाया गया। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने इस रेरा एक्ट को लाया है। रेरा एक्ट क्यों लाया गया? भारत में कानूनों की तो कमी है नहीं, बहुत सारे कानून हैं, सिविल के कानून है, क्रिमिनल के कानून है, बहुत सारे कानून है। तो रेरा एक्ट क्यों लाया गया? जो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2016 के पहले, और थोड़ा सा मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, 80 के दशक से, भारत में 80 के दशक से अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी के साथ डेवलप हुआ है। 80 के दशक के पहले भी बहुत सारे अपार्टमेंट बनते थे, लेकिन वह बड़े बड़े शहरों में बनते थे, और वो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत वे सारे उनको गाइड किया जाता था, उनको जो है रेगुलेट किया जाता था, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन 80 के बाद से आबादी जैसे जैसी काफी बढ़ती चली गई, जमीन का दाम काफी बढ़ता चला गया, तब अपार्टमेंट का कल्चर शुरू हो गया। और अब तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे शहरों में भी जिसकी आबादी 10 से 15 लाख है, वहां भी अपार्टमेंट का कल्चर आ गया है। और जैसे जैसे अपार्टमेंट का कल्चर आया, वैसे वैसे बिल्डर भी, प्रोफेशनल तरीके से बिल्डर भी आते चले गए, और उन लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बिल्डिंग को बनाना शुरू किया। लेकिन जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई, जो एग्रीमेंट उन्होंने किया, और उसका उन्होंने कभी ढंग से पालन नहीं किया, क्योंकि कोई भी रेगुलेशन उनके लिए था ही नहीं। वो सबसे पहले करते क्या थे कि जिनकी जमीन है उनके साथ डेवलपर्स एग्रीमेंट करते थे, और उनको कुछ शेयर देते थे। शेयर देने के बाद उनकी जमीन पर वो अपार्टमेंट खड़ा करते थे, और तब वो बायर्स के साथ, जो खरीदार होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट करते थे, और उनको वो फ्लैट बेचते थे। तो दो स्तरों पर एग्रीमेंट हुआ करते थे। एक तो डेवलपर्स एग्रीमेंट होता था, जो बिल्डर और जमीन मालिक के बीच में होता था, और अभी भी होता है। और दूसरा बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट होता है, जो कि बिल्डर और बायर के बीच में।
लेकिन इस सारे चीजों के बीच में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी थी ही नहीं। चूंकि यह मामला जमीन का था, फ्लैट का था, तो कोई भी मामला जो होता था वह उसको एक कहीं पर विवाद यदि हुआ तो उसको सिविल कोर्ट ले जाया जाता था, या फिर बाद में कंज्यूमर एक्ट जो आया तो कंज्यूमर कोर्ट ले जाया जाता था। लेकिन दोनों जगह पर कंज्यूमर्स को बहुत राहत नहीं मिलती थी, अलॉटी को बहुत राहत नहीं मिलती थी। और बिल्डर चूंकि बहुत पैसे वाले होते थे तो वे लोग बड़े बड़े वकील को रखकर डेट पर डेट लेते हुए अपनी चीजों को आगे बढ़ाते रहते थे। और बायर्स के पास इतना न तो पैसा था और न ही समय था, वह मिडिल क्लास व्यक्ति था और वह इतना समय ही नहीं दे सकता था और इतना पैसा ही नहीं खर्च कर सकता था। तब ऐसी स्थिति में वह केस हार जाता था और ऐसी स्थिति में उनकी जमा पूंजी, जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है वह डूब जाती थी। कितने लोगों को तो फ्लैट नहीं मिला, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया और कितने लोगों को तो दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनकी जमा पूंजी पूरी चली गई और उनका जो घर का सपना था घर भी नहीं मिला। और बिल्डर्स जो थे वह चूंकि उनके पास काफी पैसे थे, उनके पास मसल मैन भी था, मसल मैन भी उनके पास थे, तो वे लोगों को डराते धमकाते भी थे। और साथ ही साथ केस सिविल कोर्ट में जो केस की जो सुनवाई थी उसको वह अपने वकील के माध्यम से लंबा लंबा टलवाते भी थे। तो ऐसी स्थिति में बिल्डर्स का तो वाह था, लेकिन जो अलॉटी थे, जो बायर्स थे, वह उसमें मारे जा रहे थे। और सिर्फ बायर्स ही नहीं मारे जा रहे, बिल्डर जो थे वह डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो करते थे, डेवलपर्स एग्रीमेंट जो होता था, उसमें जमीन मालिक को भी शेयर नहीं। तो एक मिडिल मैन जो था बिल्डर, वह उसमें फायदे में रहता था। और इधर यह कहिए कि वो सभी लोग को लाइट करता था। आप देखे होंगे बिल्डर्स के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज और सारे चीज चले आते हैं, वो बिना पूंजी के उनके पास चले आते हैं। वो एक करते क्या थे कि अभी एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, लोगों से उन्होंने पैसा लिया, उनकी जमीन भी नहीं है, जमीन किनकी है, किसी और व्यक्ति की जमीन है। इसने डेवलपर्स एग्रीमेंट किया है तो जमीन खरीदना भी नहीं पड़ा। और पैसा किसका लगाया, उसके बाद उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद उसने बुकिंग शुरू कर दी और पैसा किससे लिया, पब्लिक से लिया, जो बायर्स थे उनसे पैसा लिया। तो पैसा भी उनका नहीं, जमीन भी उनकी नहीं, और उन्होंने बिल्डिंग खड़ा करना शुरू कर दिया। और मजा कौन ले रहा है, बिल्डर ले रहा है। अब वे करते क्या थे कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया उन्होंने और साथ ही साथ दूसरे जमीन मालिक के साथ डेवलपर्स एग्रीमेंट कर लिया और वहां भी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। और प्रोजेक्ट जो शुरू किया, यहाँ का जो पैसा था वहां लगा दिया, वहां पर जो पैसा आया चौथे में लगा दिया। तो वो एक्सपेंशन करते गए और कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता। प्रोजेक्ट की समय अवधि यदि दी गई है 2 साल की, तो प्रोजेक्ट होता था 10 साल में पूरा। ऐसी स्थिति में यह सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी कमाई को उसमें लगा रहा है, गाड़ी कमाई को, मिडिल मैन, मिडिल क्लास का व्यक्ति जो अपनी गाड़ी कमाई को लगा रहा है, बैंक से लोन लेकर जिसने पैसे को वहां जमा किया है, उसकी स्थिति क्या होती होगी। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता। तो बहुत ही बुरी स्थिति में जब वो पहुंचते थे तो वो सुसाइड भी कर देते थे। ऐसे बहुत सारे केस सुनने में आए हैं 2005 के पहले। तो जब ये घटनाएं बहुत बढ़ती चली गई और जो जमीन मालिक और साथ ही साथ बायर्स का एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ता चला गया, तब सरकार ने एक रेगुलेशन लाने की सोची और 2016 में उन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लाया। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है वह लाया। आप सेंटेंस से जानिए कि इसका मतलब क्या होता है। रियल एस्टेट का मतलब होता है जमीन जायदाद, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब होता है उसको कैसे नियंत्रण करने से संबंधित जो नियम है वह, और एक्ट का मतलब कानून होता है। तो मतलब जमीन जायदाद के जो के नियंत्रण से संबंधित जो कानून है वह 2016 में यह एक्ट लाया गया, ठीक है। तो जो यह 2016 में एक्ट यह जो लाया गया, उसके पहले तो काफी दिक्कत थी, लोग तो एग्रीव थे, लोग लगातार परेशान हो रहे थे इन सारी चीजों से। तब इसमें क्या प्रोविजन किए गए, 2016 में जो एक्ट लाया गया उसमें क्या प्रोविजन किए गए, इसको आपको जानना जरूरी है। मैं इसको आपको 2 पार्ट में बतलाऊंगा। एक तो आपको यह बतलाऊंगा कि जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वह क्या है, और दूसरा जो है वह एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है।
तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो थी वह रजिस्ट्रेशन का काम करती थी, रेगुलेट करने का काम करती थी, और इससे जो शिकायतें मिलती थी उन शिकायत को निपटारा का काम एजुकेटिंग अथॉरिटी का। ठीक है, तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ठीक है, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि 2016 में जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लाया गया उसमें दो तरह से चीजों को आपको समझना होगा। एक तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में और दूसरा रियल एस्टेट एजुकेटिंग अथॉरिटी के रूप में। एजुकेटिंग अथॉरिटी से बहुत ही स्पष्ट है कि वह कानून से संबंधित है, वह जो है न्यायालय से संबंधित है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी से बहुत ही स्पष्ट मतलब है जो रेगुलेशन करता है। तो रेरा अथॉरिटी का जो गठन किया गया, ठीक है ना, रेरा अथॉरिटी का जो गठन किया गया उसके क्या काम थे, कैसे रेगुलेट करती थी? पहली चीज तो यह थी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि शहरी क्षेत्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास करती है। जहां म्युनिसिपैलिटी है वह म्युनिसिपैलिटी करती है, और जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। और जो सर्कल क्षेत्र में आता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, वहां पर सीओ जो होते हैं, सर्कल ऑफिसर होते हैं, वह वहां पर नक्शा पास करने। अब यहाँ पर क्या किया गया है, नक्शा तो पास करने की जो जिम्मेवारी थी वह तो रही, ठीक है ना, नक्शा जो पास करने की जो जिम्मेवारी थी उसको ही रहने दी गई, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन की बात कर दी गई कि नक्शा आप कहीं से भी पास कराते हैं, नक्शा पास करने का अथॉरिटी कोई भी है, लेकिन आपको इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा रेरा में। कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि 2015 के पहले बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी, तो वहां पर 10-10 साल से प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे थे। तो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, मतलब कि 10 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट और चलता चला जा रहा है, तब ऐसी स्थिति वो कंटिन्यू कर रहा है और उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तब ऐसी स्थिति में उसे भी रेरा एक्ट के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि वे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें पेनाल्टी देनी होगी। पहला चीज तो यह हुआ कि नक्शा कहीं से भी वह बिल्डर पास करा ले, लेकिन उन्हें रेरा एक्ट के तहत, रेरा एक्ट 2016 के तहत रेरा अथॉरिटी में जो है वह उनको रजिस्ट्रेशन कराना। अब दूसरा क्या है, जो प्रमोटर जो है, जिनको कि बिल्डर जो है जिनको प्रमोटर कहते हैं, वह प्रमोटर का फंक्शन क्या क्या है बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया रेरा में, किस किस ढंग से वह काम करते हैं। पहला है कि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, जैसे कि आप प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो एडवर्टीजमेंट देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं, ये स्विमिंग पूल होगा, उसके अंदर यह होगा, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होगा, तो वहां पर जो भी आप एडवर्टीजमेंट देते हैं उसकी वेरासिटी, उसकी सत्यता की जांच रेरा अथॉरिटी करेगी। मतलब कि आप कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते। पहली चीज तो यह हुई। दूसरी चीज है कि आप एग्रीमेंट करने के पहले आप कोई भी एडवांस बायर से नहीं ले सकते, ठीक है, कोई भी एडवांस नहीं ले सकते। इससे पहले एक और भी छोटा सा प्रावधान किया गया कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं प्रोजेक्ट का, तब आपको एक वेबसाइट बनाना होता है, और वेबसाइट बनाकर आपको उसमें सारी चीजों को डालना है, और रेरा का जो वेबसाइट है उस पर भी आपको अपलोड करना होता है। उसमें आपको पासवर्ड दिया रहता है, उसके आधार पर आपको सारी चीजें अप टू डेट करनी होती है, और रेरा अथॉरिटी उससे ही कंट्रोल करती है चीजों को। दूसरा है कि कोई भी, जैसा कि मैंने कहा कि कोई डिपॉजिट और एडवांस आप नहीं ले सकते हैं। तीसरा है कि जो सैंक्शन प्लान है, ठीक है, जो सैंक्शन प्लान है उस सैंक्शन प्लान के अनुसार ही आपको काम करना हो। यदि आप उसमें कहीं पर डेविएट करते हैं और डेविएट करने की जरूरत आपको पड़ती है, तब ऐसी स्थिति में आपको रेरा अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। बिना रेरा अथॉरिटी के परमिशन के आप इसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भी डेविएशन नहीं कर सकते। जो नक्शा पास हुआ है उसी नक्शे के अनुसार आपको काम करना होगा। दूसरा चीज है कि यदि मान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है आपने शुरू किया और आप पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप किसी थर्ड पार्टी को यदि ट्रांसफर करते हैं तो इसकी सूचना अपने बायर्स को भी आपको देनी होगी,
और इसकी सूचना रेरा को भी देनी होगी। अभी आप देख रहे होंगे कि जो जेपी प्रोजेक्ट था नोएडा का, जब बहुत सारे विवाद हुए, रेरा के तहत बहुत सारा उस पर केस हुआ, जहां पर बायर्स को बहुत सारे अधिकार भी मिले, और वहां पर वह मामला एनसीएलटी में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया। वहां पर भी बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि आप जब थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो रहा था तो आपको इसकी सूचना देनी होगी, बायर्स को भी देनी होगी, और साथ ही साथ आपको देनी होगी सूचना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी। इसके अलावा जो है वह प्रमोटर का, जो बिल्डर है, उनकी यह ड्यूटी होगी, ऑब्लिगेशन होगा कि वो सारे प्रोजेक्ट को इंश्योर करा लें। यदि मान लीजिए आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं और आपके पास पैसे की कमी हो गई और आपने उसमें आग लगा दी, तब ऐसी स्थिति में पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, आपकी देनदारी कहीं नहीं बनेगी। तो इसमें बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि पूरा प्रोजेक्ट का आपको जो है वह इंश्योरेंस करा, मतलब कि यदि कोई कुछ होता है, उसमें कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, तो वह बायर्स का पैसा जो है वह नहीं डूबेगा, ठीक है ना, बायर्स का पैसा जो है वह नहीं डूबेगा। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि जब आप फ्लैट पूरा करते हैं तो बिल्डर्स बायर्स एग्रीमेंट के अनुसार आपको टाइटल ट्रांसफर करना, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता था कि पावर ऑफ अटर्नी दे दी गई, बोली कि आप अपना रहिए, आपको अधिकार दे दिया गया। ऐसा नहीं होगा, आपको ट्रांसफर करना होगा टाइटल, मतलब कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही साथ म्यूटेशन करवाना होगा, म्यूटेशन करवाकर हैंडओवर करना होगा। इसके अलावा आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है इशू करना पड़ेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको रेरा से लेना होगा, और साथ ही साथ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको अपने जो बायर्स हैं उनको देना होगा। अब इसमें बात आई कि इन सारे चीजों को यदि वह पूरा नहीं करते, जो कंडीशन से उसको कंप्लाई नहीं करते, तो उन्हें पेनाल्टी भी देनी होगी, ठीक है ना। उनको पैसा तो लौटाना होगा ही होगा, पेनाल्टी भी देनी होगी, ठीक है। ये सारा तो जो प्रमोटर्स की जो जिम्मेवारी थी वह वहां पर कहा गया। अब है कि सपोज करिए, अब जहां पर मामला आता है हमारे वकीलों का जो प्रैक्टिस करने का मामला है, हम अब आते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी के तरफ। जो रेरा एक्ट 2016 के तहत जो रेरा एक्ट बनाया गया, जो रेरा का गठन किया गया और रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी का जो प्रावधान किया गया, उसको हेड कौन करते थे? जो भी कोई भी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रैंक के पदाधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, वह रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी को हेड करते हैं। साथ ही साथ रेरा में जो मेंबर होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जुडिशियरी के मेंबर होते हैं, लेकिन रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी को हेड करने का काम जो है वह रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का है, और उनके कोर्ट में ही केस फाइल होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कंप्लेन है, सपोज करिए, मैं सबसे पहले डेवलपर्स एग्रीमेंट पर आता हूं कि बिल्डर ने डेवलपर्स एग्रीमेंट के सारी शर्तों को पूरा नहीं किया, तब ऐसी स्थिति में जो जमीन मालिक हैं वो रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी में जाकर, ठीक है ना, रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी में जाकर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और वहां पर उनकी सुनवाई होगी। सुनवाई भी समयबद्ध तरीके से होती है, और मैं आपको बता दूं कि अब प्रोसीजर फ्री है सारा चीज, सिविल कोर्ट की तरफ प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही ज्यादा जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के जो प्रावधान है उसको फॉलो वहां पर नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक बात और भी बता दूं, 2016 के पहले जो भी केस जो है वह चल रहे थे सिविल कोर्ट में, उन सारे केस को जो इससे रिलेटेड थे, जमीन अपार्टमेंट से रिलेटेड थे, उन सारे रियल एस्टेट से रिलेटेड थे, उन सारे केस को ट्रांसफर करने की बात कही गई है रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। मतलब कि 2016 के पहले जितने केस पेंडिंग थे उनको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाना, और ट्रांसफर हुआ भी। वहां पर जो लंबा लंबा खींच रहा था, वहां पर जहाँ जल्दी जल्दी केसों का निपटारा शुरू हो गया। इसके अलावा क्या है, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर यदि आप कोई केस फाइल करते हैं, कोई कंप्लेन फाइल करते हैं, तो उसका स्टे आपको सिविल कोर्ट वगैरह से नहीं मिल सकता है, क्योंकि सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को बार कर दिया गया, ठीक है ना। सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को बार कर दिया गया, मतलब सिविल कोर्ट का कोई भी जुरिसडिक्शन रेरा के ऊपर लागू नहीं होता है। मैं जैसे यह कह सकता हूं कि यदि रेरा में केस फाइल हुआ और सिविल कोर्ट में भी आपने फाइल कर दिया, तो वह नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। और रेरा में आपने केस फाइल किया है
तो सुनवाई रेरा में ही होगी और कोई भी अथॉरिटी जो है इसमें इंटरफियर नहीं करेगी। दूसरा मैं आता हूं कि जब यदि बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट यदि होता है और वहां पर जो बायर है वो बिल्डर्स के कंडीशंस को जो जो एग्रीमेंट के कंडीशंस है उसको फुलफिल नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में भी जो बायर्स है वो जा सकता है रेरा अथॉरिटी के पास, ठीक है, यानी रेरा रेगुलेटिंग अथॉरिटी के पास, और वहां पर वह कंप्लेन फाइल कर सकता है और तब वहां पर भी वह हैसल फ्री सुनवाई होती है। तीसरा है कि यहाँ पर तुम जो बात कर ली जमीन मालिक की, बात कर ली फ्लैट बायर की, लेकिन प्रमोटर को भी अधिकार है केस फाइल करने। यदि मान लीजिए कि जमीन मालिक बिल्डर को तंग करता है, जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता है, या फिर जो बायर्स हैं जो फ्लैट के जिन्होंने परचेज किया है वे लोग भी यदि बिल्डर्स को पैसा नहीं देते या फिर कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, एग्रीमेंट का जो कंडीशन है, तो बिल्डर भी रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी जो फैसला सुनाती है उसमें पेनाल्टी भी लगाती है, कंपनसेशन भी देती है, वहां पर वह फ्लैट का पोजीशन भी दिलाती है, जो जमीन मालिक है उनके अधिकार को की रक्षा भी करती है, और साथ ही साथ यदि बिल्डर एग्रीव्ड है, ठीक है ना, बिल्डर यदि पीड़ित है जमीन मालिक से या फिर फ्लैट ओनर से, तो उसकी भी रक्षा वह करती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान है, तो जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा उसको संरक्षण देने का काम कानून करेगा। मैंने आप लोगों को अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया भी होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के बारे में, जिसमें कहा गया है कि कानून की निगाह में सभी व्यक्ति एक समान है, और उसके सेकंड क्लॉज के अनुसार सभी को कानून का इक्वल प्रोटेक्शन प्राप्त। तो बिल्डर भी इससे अलग नहीं है। यदि जमीन मालिक को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कानून के द्वारा, यदि फ्लैट ओनर को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कानून के द्वारा, तो बिल्डर को भी प्रोटेक्शन दिया है और उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वह भी भारत के नागरिक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डर के खिलाफ ही सारा मुकदमा होगा, बिल्डर भी चाहे तो बायर के खिलाफ और जमीन मालिक के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वह बिल्डर मान लीजिए कि दिक्कत करता है, फ्लैट समय के अनुसार नहीं देता है, तब ऐसी स्थिति में एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है वह उस व्यक्ति को उसको पेनाल्टी देने के लिए बाध्य करती है, जिसको जो परचेजर है। साथ ही साथ यदि वो समय पर नहीं हैंड ओवर करता है तो उससे उसको यह कहती है कि उसको किराया का मकान दिलाओ और वहां पर उसका किराया भी उसका दो, ठीक है। तो और साथ ही साथ यह भी कहती है कि जो उसका पैसा जो तुमने जमा लिया है उसका इंटरेस्ट भी पेमेंट करो। तो यह सारी चीजें जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा होती है। अब है कि एजुकेटिंग अथॉरिटी में यदि कोई व्यक्ति हार जाता है तो वो कहाँ जाता है, ठीक है ना। एजुकेटिंग अथॉरिटी में यदि कोई व्यक्ति हार जाता है तब ऐसी स्थिति में वह रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि वह स्टेट कैपिटल में ही होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी भी स्टेट कैपिटल में ही है। हर एक स्टेट में एक रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी है और उसी स्टेट कैपिटल में रेरा का जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, रेरा का अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है। तो यहाँ पर यदि केस कोई हार जाता है तो वो रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। बिल्डर भी जा सकता है, लेकिन बिल्डर जब वो जाता है तो उसे पैसा वहां पर जमा करना पड़ता है। वह उस स्टेट के रूल्स के अनुसार कितना पैसा जमा करना पड़ता है, जब आप रेरा के रूल्स को देखेंगे तब आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और वह जान पाएंगे, ठीक है। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग नियम है, जो रूल्स जो है उसको बनाने का काम स्टेट का है। और जहां पर जो रेरा अपीलेट अथॉरिटी जो है वहां से भी आप केस हार जाते हैं, ठीक है, तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और जब आप एजुकेटिंग अथॉरिटी से आपने केस हारा, जो भी डिसीजन आया, आप अपील में गए, तो वहां पर 60 दिनों का समय है। अपीलेट अथॉरिटी में जाने के लिए आपके पास 60 दिनों का समय है। उसी ढंग से जो अपीलेट अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी से आपको हाई कोर्ट में यदि अपील करनी हो तो वहां भी 60 दिनों का समय है। हाई कोर्ट से यदि आप केस हार जाते हैं तब आप ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है। बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप देखेंगे तो एक तो आपका बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें बायर्स से संबंधित बहुत सारे राहत दिए गए हैं। यह इंपीरियल स्ट्रक्चर वर्सेस अनिल पाटनी का केस,
तो अनिल पाटनी के केस में बहुत सारे रिलीफ दिए गए हैं। इस केस का 2021 का केस है, 2021 में इस पर जजमेंट आया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राहत दिए। इसमें यह भी कहा गया है, जिसमें बिल्डर ने जो इंपीरियल स्ट्रक्चर है उसने एक प्रश्न उठाया था कि यह जो बायर है वह जो कंज्यूमर फोरम में भी जाता है और कंज्यूमर फोरम में या डिफरेंट फोरम में जाकर कंप्लेन करता है, केस करता है, इसीलिए यहाँ पर यह जो है वह मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक है, रेरा में मेंटेनेबल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, चूंकि ये एग्रीव्ड है और कहीं भी जा सकता है और जहां पर उसको रिलीफ मिलेगा वहां वो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको बार नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है इंपीरियल स्ट्रक्चर वर्सेस अनिल पाटनी के केस का, जो 2020 में आया। और साथ ही साथ इसमें पेनाल्टी भी लगाई गई है बिल्डर के ऊपर। साथ ही साथ बिल्डर को जो हैंडओवर करने की बात कही गई वह कही गई है, इंटरेस्ट देने की बात कही गई। इंपीरियल स्ट्रक्चर वर्सेस अनिल पाटनी का जो केस है उसे बहुत सारा अच्छा सा रूलिंग पास किया गया है और जो कि फेवर का है इसमें बायर्स का, जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके लिए। तो यह तो सारे प्रावधान जो है हमारे रेरा एक्ट के तहत दिए गए हैं और रेरा एक्ट के तहत यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस वहां पर है। मैं रेरा के बहुत सारे केसेस को तो मैं खुद ही करता हूँ रांची में। यहाँ पर रेरा के जो बड़े बड़े केस हैं, जो बायर्स, जो एग्रीव्ड बायर है उनका जो केस है, बहुत सारे केसेस को यहाँ पर करता हूँ। और इसके ड्राफ्टिंग का तरीका भी बहुत आसान है। ड्राफ्टिंग के लिए भी बहुत ही कुछ करना नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मेट वहां पर दिया हुआ है। रेरा एडवोकेटिंग ऑथोरिटी में आप जाएंगे तो सिंपल सा फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को आप भर दें और एनेक्सस को उसमें लगा दें। आप एक बात को ध्यान रखें कि जो इसमें नेसेसरी पार्टी है उसको जो आप पार्टी बनाते हैं उस बात को ध्यान रखें कि आपको किससे रिलीफ लेनी है, आपको किससे रिलीफ लेनी, इस बात को आपको ध्यान रखें। क्योंकि जो सिविल कोर्ट के लॉयर वहां पर आते हैं वह इन सारी चीजों पर उलझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों पर उलझाने की कोशिश करते हैं। एक केस की मैं बात करूं जहां पर हमारे अपोजिट जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि नेसेसरी पार्टी तो आपने बनाया नहीं, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें कहा आपने तो प्रॉपर पार्टी बना दी है। मैं आपको एक बात बतला देता हूं कि आप जब भी केस फाइल करते हैं तो जिससे आपको रिलीफ लेना है, जैसे मान लीजिए जिसने एग्रीमेंट आपके साथ किया उससे रिलीफ लेना है, उसको ही आप नेसेसरी पार्टी बनाइए। और यहाँ डोमिनस लिटिस जो थ्योरी है डोमिनस लिटिस की सिविल लॉ में, उसमें बहुत स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड है उसको पता है कि किससे मुझे रिलीफ लेनी है। तो ये आपका राइट है, आपका राइट है कि आप किसको नेसेसरी पार्टी बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें कि जब भी आप केस को फाइल करते हैं तो नेसेसरी पार्टी किसको बनाते हैं, इस बात को आपको जानना होगा और तभी आप केस को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं और केस को आप जीत सकते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि रेरा से संबंधित आपकी जो क्वेरी थी वो आपकी सेटिस्फाई हुई होगी और आप रेरा के ट्रिब्यूनल में जाकर प्रैक्टिस करने में आप सक्षम होंगे। मैं फिर आपसे कहता हूं कि रेरा की प्रैक्टिस बहुत ही आसान है। लगता है टेक्निकल है कि लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन एक आसान है, अच्छी प्रैक्टिस है। और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, अपने वकील बंधुओं से, कि आप वहां पर जाएं और जाकर केस को करें। कोई भी फ्लैट आज के डेट में करोड़ रुपए से ऊपर की नहीं है, तो इसमें जब कोई व्यक्ति जिसका करोड़ रुपया डूबता है उससे फी भी आपको अच्छी मिलती है। तो आप अच्छे से इस केस को कर सकते हैं और बहुत अच्छे लॉयर भी आप बन सकते हैं, नाम भी आप अच्छा कमा सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में यहीं तक। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो, आपको लगता है कि कहीं पर कहीं दिक्कत आ रही है, कोई केस में मामला फंस रहा है रेरा में, तो आप मुझसे जरूर ईमेल करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को मैं सेटिस्फाई कर सकूं। और मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप उसको शेयर करें। ऐसे आप लोगों का तो स्नेह मुझे लगातार ही मिलता रह रहा है और मैं खुश हूं कि आप लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। धन्यवाद।